हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड एसएसटी के चैप्टर को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दें सब्सक्राइब बटन को, हिट करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, क्योंकि वहां आपको क्लास 8 डीएवी के बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइजेस, सैंपल पेपर सब कुछ मिल जाएगा उन प्लेलिस्ट में। आपको एक बार उसको जरूर से जरूर चेक करें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, लगातार जो सरकारें आई हैं इंडिया में, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिसेस को खत्म करने की कोशिशें की हैं। हमेशा वो हमसे प्रॉमिस करते रहते हैं। जितनी भी सरकारें आज तक हमारे देश में आई हैं, वो हमेशा कोशिश करती हैं कि हम हमारी सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी लेके आएंगी। हम इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को हमारी सोसाइटी से खत्म कर देंगी। ये हमारी गवर्नमेंट अक्सर हमसे प्रॉमिस करती हैं। ठीक है, उनकी एम होती है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जितने भी इंडियन सिटीजन है, जितने बच्चे हैं, उन सबको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको खत्म किया जाए। और इंडियन सिटीजन्स के लिए अलग अलग हेल्थ स्कीम्स चलाई जाएं, जिससे इंडिया के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत सारे लोग आज भी बैकवर्ड हैं। बहुत से लोग आज भी पिछड़े हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली। बहुत सारे ऐसे कास्ट ग्रुप्स इंडिया में पाए जाते हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली बाकी कास्ट ग्रुप से काफ़ी पीछे हैं, मीलों पीछे हैं। उनके साथ मिलके आगे नहीं बढ़ पा रही हैं आज़ादी के 70 साल बाद भी। और ये जो विक्टिम्स हैं बैकवर्डनेस के, इनमें मेनली आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनमें बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो आज भी बाकी कास्ट ग्रुप के साथ मिलके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एजुकेशन के मामले में, कमाई के मामले में, नौकरी के मामले में, पॉलिटिकल सिचुएशन के मामले में वो बाकी कास्ट से काफ़ी पीछे हैं आज भी। बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप्स इंडिया में ऐसे हैं जो पिछड़ेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज भी वो बैकवर्ड हैं। बहुत सी माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं। इन्हीं ग्रुप्स को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहा जाता है इंडिया में। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अब देखिए, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। Marginalization means the social process of discriminating and isolating an individual or a group to a lower or an outer edge and treating them as inferiors. Marginalization का मतलब होता है एक ऐसी सोशल प्रोसेस यानी जो हमारी सोसाइटी में होती है। हमारी सोसाइटी में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम भेदभाव करते हैं, अलग कर देते हैं किसी एक आदमी को या किसी एक ग्रुप को, ताकि और उनको इंफीरियर मानते हैं और उनको हमारे साथ रहने की इजाज़त नहीं देते, हमारे साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, मार्जिनलाइजेशन किसे कहा जाता है? जब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कोई समाज अपने बराबर नहीं समझता, अपने से नीचे तबके का समझता है, उसे अपने साथ रहने की इजाज़त नहीं देना चाहता, तो इस प्रोसेस को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में द डेप्रीवेशन लीड्स टू इम्पावरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर केसेस में जो ये डेप्रीवेशन है, डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि जिन लोगों को हमने मार्जिनलाइज कर दिया है वो वंचित रह गए हैं सोसाइटी के बेनिफिट से। ठीक है, डेप्रीवेशन का मतलब वंचित रहना, कोई चीज़ ना मिल पाना। तो ये जो डेप्रीवेशन है, इसकी वजह से इम्पावरिशमेंट यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ जाती है उन कास्ट ग्रुप्स में जिनको मार्जिनलाइज किया गया है। यानी बैकवर्ड क्लासेस में इससे पिछड़ापन और बढ़ता है, इससे वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैन लगाने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेशन ही भेदभाव हो रहा है हमारी सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, क्लास, प्लेस ऑफ बर्थ। आज भी किसी न किसी तरीके से बहुत से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है।
इस सिचुएशन में, इन सर्कमस्टेंसेस में किसी भी स्टेट की ड्यूटी बनती है, किसी भी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे स्टेप्स ले ताकि उन लोगों को एडिशनल बेनिफिट्स मिले। किन लोगों को? जो पीछे रह गए हैं एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और वो पीछे इसलिए रह गई हैं क्योंकि लगातार उनकी एक्सप्लॉइटेशन होती रही है, लगातार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता गया है। हिस्टोरिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, उनको समाज के साथ चलने के पूरे मौके नहीं मिले, उनको वो एजुकेशन नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, उनको ट्रेनिंग के बराबर मौके नहीं मिले, उनके पास इतना पैसा नहीं था उनके पेरेंट्स के पास कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एजुकेट करके और कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। तो उन लोगों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दें, जैसे कि रिजर्वेशन लेके आए उनके लिए। अगर हम मैटीरियलाइज करना चाहते हैं, हकीकत बनाना चाहते हैं, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी बनाना चाहते हैं, तो हमें हमारे प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को मैटीरियलाइज करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को हकीकत बनाना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। अब हम स्टडी करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पिछड़े वर्ग के लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स में ए पार्ट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सोशल इक्वलिटी मिलेगी सबको और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट के अकॉर्डिंग, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे, आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बना सकती है, यानी कोई भी सरकार एक्स्ट्रा प्रोविजंस बना सकती है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। अगर उनको लगता है कि उनके इलाके में जो प्रोविजंस हैं वो कम पड़ रहे हैं, बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जा सकते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट and entrust the state to make provision for reservation of appointments or posts for backward classes। राइट टू इक्वलिटी में यह भी मेंशन किया गया है कि सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर मौके मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को सरकारी नौकरी में। रिजर्वेशन देने का उनको फायदा मिलेगा क्योंकि उनके पास शायद वो साधन नहीं है जो दूसरे कास्ट ग्रुप्स के पास हैं। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बिल्कुल बंद करवा दिया गया है राइट टू इक्वलिटी के अंडर। अनटचेबिलिटी और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम इसी चैप्टर के लेटर पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, समाज में उनका शोषण ना हो, उनका कोई फायदा ना उठाए, उनको बराबर मौके मिले दूसरों की बराबरी करने के, एजुकेशन के मामले में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली वो बाकियों के बराबर आए, इसलिए वहाँ की सरकार प्रोविजंस बनाएगी। और सरकार स्पेशल स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकती है, स्पेशल स्टेप्स ले सकती है ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, बेहतर मौके मिले सोशल इकोनॉमिक पोजीशंस को बेहतर बनाने के लिए, और दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बराबरी करने के लिए, और दूसरों के साथ ऐसे सोशल रिलेशंस बनाएं जो कि कास्ट से कहीं ऊपर हों। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि बैकवर्ड क्लास के लोग भी दूसरे कास्ट के साथ आ सकें, ताकि हमारे समाज में एक ऐसा सिस्टम बन सके जहां लोग एक दूसरे के साथ रिलेशंस रखें और उनके रिलेशंस कास्ट के ऊपर बेस्ड ना हो। कोई किसी के साथ इसलिए दुश्मनी ना रखे कि वो लोअर कास्ट का है, कोई किसी के साथ इसलिए भेदभाव ना करे कि वो हायर कास्ट का है, लोअर कास्ट का, या कोई और काम करता है। इस तरह के प्रोविजन स्टेट को बनाए जाने चाहिए। आगे आता है अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी इज एन इनह्यूमन प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम।
अनटचेबिलिटी जो है वो हमारे जाति प्रथा का, हमारी कास्ट सिस्टम का एक इनह्यूमन प्रोडक्ट है, काफी अमानवीय है, बिल्कुल सही नहीं है अनटचेबिलिटी। इट इज एन एंटी सोशल प्रैक्टिस ऑफ टचिंग अ पर्सन ऑफ अ सर्टेन कास्ट। ये एक ऐसी एंटी सोशल प्रैक्टिस है जिसमें किसी कास्ट के लोग को छूने से मना करते हैं हायर कास्ट के लोग। पहले क्या होता था, आजकल तो अनटचेबिलिटी को सरकार ने बैन कर दिया है, कानून ने बैन कर दिया है, लेकिन आज़ादी से पहले जब इसके मामले में कोई कानून नहीं था, तब जो हायर कास्ट के लोग हैं वो कुछ लोअर कास्ट के लोगों के साथ बैठना, उनको छूना भी एक बहुत बड़ा अपराध मानते थे। और अगर उनके घर में कोई आ जाता, उनके आसपास कोई बैठ जाता छोटी जाति का लोग, तो वो पूरे घर को अच्छे से साफ करते थे, खुद कई बार नहाते थे। लेकिन रियलिटी में अनटचेबिलिटी जो है ये सोशल आइसोलेशन करती है कुछ कास्ट के लोगों का, कुछ कम्युनिटीज का। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अनटचेबल कास्ट होगी उसको हायर कास्ट के लोगों के साथ उठना, बैठना, खाना, उनके मंदिरों में जाना, उनके कुएं पे पानी पीना, ये सब बैन कर दिया जाएगा। दलित्स फेस सर्टेन प्रोहिबिशंस फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट। जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो लगातार इस तरह की प्रोहिबिशंस, इस तरह की रूल्स को मानते आए हैं जो कि डोमिनेंट कास्ट उनके ऊपर थोपते रहे हैं आज़ादी से पहले। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग विद द डोमिनेंट कास्ट मेंबर्स, मैरिंग आउट ऑफ देयर ऑन कास्ट, टेकिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स कंट्रोल्ड बाय हायर कास्ट और एंटरिंग इनटू देयर विलेजेस। उनको प्रोहिबिटेड है, उनके लिए मनाही है। किस किस चीज़ की मनाही होती थी उनके लिए? डोमिनेंट कास्ट के मेंबर्स के साथ बैठ के उनको खाने की इजाज़त नहीं थी। हायर कास्ट के लोग उनको अपने साथ बैठ के खाने नहीं देते थे, चाहे कोई शादी का फंक्शन ही क्यों ना हो। और अपनी कास्ट से बाहर वो शादी नहीं कर सकते थे, यानी उनके कास्ट के लड़के को इजाज़त नहीं थी अपने से बड़ी कास्ट की किसी लड़की से शादी करने की। और उन कुओं से उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था जो हायर कास्ट के लोग कंट्रोल करते थे। और इसके अलावा उनको गांव के अंदर एंटर करने की भी मनाही थी। इतनी इनह्यूमन प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी। आगे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स्ड लेबर, एंड बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक माइंस एंड फैक्ट्रीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को बंद कर दिया है, यानी जिस्म के व्यापार को, ह्यूमन ऑर्गन्स के व्यापार को, ह्यूमंस को गुलाम बना के बेचने को बैन कर रखा है। हम किसी से बेगार या बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकते। अगर किसी ने हमसे कोई पैसा उधार ले रखा है तो पैसे के बदले हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हमारे पास काम करने के लिए। और 14 साल की उम्र से कम के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। माइंस और फैक्ट्रीज जैसी खतरनाक जगहों पे उनको नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। यह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। द फंडामेंटल राइट्स गारंटी दैट SCs, STs, OBCs कैन लिव विद डिग्निटी एंड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स इस बात की गारंटी देते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को भी डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक है और उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी कि हायर कास्ट के लोगों को मिलती है। Many Dalits have filed appeals under the fundamental rights and drawn the attention of government to provide social, political and economic justice to them as provided under the constitution. बहुत से दलित्स ने बहुत सारी अपील्स फाइल की हैं इन फंडामेंटल राइट्स का फायदा उठाते हुए और अपने लिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर की है। जिन SC, ST और OBC लोगों को पता होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में और कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, उनको अपने राइट्स एंजॉय नहीं करने देता, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने अपील फाइल करके अपने साथ हुए गलत को सही करने की कोशिश करी है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। Fundamental rights like the right to freedom of religion and cultural and educational rights have special provisions for the minorities to protect their distinct culture and safeguard it from the influence of the majority. बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी भगवान को पूजने की आज़ादी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिन स्पेशल प्रोविजंस में लिखा गया है कि माइनॉरिटीज अपने कल्चर को, अपने अलग कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको
अपना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस से खुद को बचा सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। तो माइनॉरिटीज के लिए भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आगे देखिए, डू यू नो में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड, बचाने की बात की गई है। It lays down that it is the duty of all citizens to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India. इन फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बताया गया है कि किसी भी इंडियन सिटीजन की ड्यूटी है कि वो सबके साथ हार्मनी से, सद्भावना से रहे और भाईचारे की भावना बनाए इंडिया के सारे लोगों में। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, किसी के साथ भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल या सेक्शनल तरीके से भेदभाव ना किया जाए और सब भाईचारे में आपस में मिलजुल के रहें। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनका कल्चर एक जैसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको कॉम्पोजिट कल्चर कहा जाता है। हमारे इंडियंस, हर एक इंडियन सिटीजन को हमारे कॉम्पोजिट कल्चर को बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे आता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट दे डू ले डाउन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये किसी भी सरकार पे लागू होते हैं। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है इनको लागू करना। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो किसी भी सरकार को अपना राज चलाने में, अपनी सरकार चलाने में हेल्प कर सकती है। इसमें कुछ मशवरे दिए गए हैं, कुछ सजेशंस दी गई हैं सरकार को कि उसको क्या क्या काम करने चाहिए एक बेहतर सरकार चलाने के लिए। दे डायरेक्ट द स्टेट्स टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल मेकिंग लॉज टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको ये प्रिंसिपल्स लागू करने होते हैं जब भी वो नए कानून बनाते हैं या पुराने कानूनों में बदलाव करते हैं, ताकि हमारा सोशल ऑर्डर बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे और लोगों का कल्याण हो सके, लोगों की भलाई हो सके। दे एम टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसकी हेल्प से समाज में इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है, असमानता को खत्म किया जा सकता है और स्टेटस के मामले में सबको बराबर पे लाया जा सकता है। Along with providing facilities and opportunities, the directive principles ensure that the material resources of the country are utilized for the common good. Directive principles of state policy facilities और opportunities, मौके और सुविधाएं तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे देश के रिसोर्सेज सब लोगों के भले के लिए यूज हो, ना कि उनका फायदा कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उठाएं। आगे आता है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड की स्पेलिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत लिखी गई है बुक में, ये टाइपिंग एरर है। देखिए, रिजर्वेशन एंड अनएंडिंग इश्यू और एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इश्यू। देखिए, रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा इश्यू है हमारे देश में जो लगातार बहस का मुद्दा रहा है। बहुत से अलग अलग ग्रुप्स हैं, बहुत से अलग अलग धड़े हैं हमारे कंट्री में। कुछ ऐसे हैं जो रिजर्वेशन को सही मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिजर्वेशन को गलत मानते हैं। सबसे पहले तो रिजर्वेशन दी गई थी सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन के मामले में, पॉलिटिक्स में, लेजिस्लेचर में, लोकसभा सीट्स में, राज्यसभा सीट्स में दी जाती है रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जा रही है रिजर्वेशन। अब शुरू में जब रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिजर्वेशन 10 साल के लिए लगाई गई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का शायद ये मानना था कि 10 साल रिजर्वेशन देके हम इन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बराबरी पे ला देंगे अदर हायर कास्ट के साथ, और तब उनको शायद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साल दर साल ये रिजर्वेशन जो है ये लगातार चलती आ रही है। आजादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं, आज तक भी रिजर्वेशन बड़ी बेशक हो लेकिन शायद कम नहीं की गई है। तो स्टूडेंट्स, अब दो ग्रुप्स हैं इंडिया में। एक ग्रुप तो ये मानता है कि रिजर्वेशन की आज भी जरूरत है इंडिया में, क्योंकि
बहुत से लोगों को आज भी इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है, उनको इस तरह के मौके नहीं मिलते जितने कि हायर कास्ट को मिलते हैं। जबकि एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता है कि 70 साल हो चुके हैं डिस्क्रिमिनेशन को बैन किए हुए हमारे कानून को, अब कहीं भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब बराबर हैं, तो कम से कम 70 साल बाद तो ये रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं, एक और ग्रुप है जो ये मानता है कि रिजर्वेशन जो है वो कास्ट बेसिस पे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल टू डू हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और हायर कास्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेशक हायर कास्ट के हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो रिजर्वेशन एक अनएंडिंग इशू है हमारे देश का, कब जाके सुलझेगा कोई नहीं बता सकता। तो देखिए क्या लिखता है ये, इनिशियली रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर SC/STs ओनली, लेटर ऑन OBCs वर आल्सो इंक्लूडेड एंड नाउ द अदर माइनॉरिटीज आर डिमांडिंग रिजर्वेशंस एज वेल। शुरू में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्वेशन दी थी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उसके बाद 1978 में BP मंडल कमीशन बनाया गया और BP मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दे दी गई, और अब बहुत सी माइनॉरिटीज जो हैं इंडिया में वो भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं। इन सच अ सिचुएशन द सीट्स लेफ्ट फॉर द मेजॉरिटी वुड नॉट बी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता रहा, अगर रिजर्वेशन इसी तरीके से किया जाता रहा, तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हायर कास्ट पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी जनसंख्या है उतने उनको मौके नहीं मिल पाएंगे, फिर उनके साथ गलत हो जाएगा। There has been a lot of discussion for and against रिजर्वेशन के साथ और खिलाफ बहुत सी बातें होती हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग स्टिल कंटिन्यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग यानी लोअर कास्ट के लोगों का आज भी डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग्स हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। Let us take a look at some of the steps taken by Indian government. इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है इसने, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है, अत्याचार रोकने का कानून 1989 में पास किया गया था ये, और इस कानून में स्पेशल बेनिफिट दिए गए थे SC और STs को। दिस एक्ट प्रिवेंट्स ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs। इस एक्ट में लिखा गया है कि SC और ST के खिलाफ कोई भी ऑफेंस करने पे किस तरह की सजा मिलेगी, उनके साथ किसी तरह का गलत काम करने पे किस तरह की सजा मिलेगी। इट प्रोवाइड्स फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स। और जो पीड़ित हैं, जो SC और ST कास्ट के पीड़ित लोग हैं, दंगों के शिकार लोग हैं, उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको कैसे दोबारा बसाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ फॉलोइंग ऑफेंसेस हैव बीन सेट अप फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर्स एंड टू पनिश देम इफ प्रूव्ड गिल्टी। स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत आने वाले अपराधियों के लिए, और अगर उनका अपराध साबित हो जाता है तो उनको सजा भी दी जाती है। अब देखिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें। फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ SC/ST टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। किसी भी SC और ST मेंबर को हम कोई ऐसी चीज खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वो खाना नहीं चाहता। इंसल्टिंग और एनोइंग एनी मेंबर ऑफ SC/ST। हम किसी भी SC/ST मेंबर को नाराज नहीं कर सकते, उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। wrongfully dispossessing a member of SC/ST from his or her land। किसी भी SC/ST पर्सन को उसकी जमीन से नहीं निकाल सकते अगर उसके ऊपर उसका पोजेशन हो तो, अगर उसके ऊपर उसका कानूनी हक हो तो। कंपेलिंग टू डू बेगार और बॉन्डिंग लेबर। उनसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, अगर उन्हें हमारे पैसे देने हैं तो हम उनसे बराबर उसके बदले उनको मजबूर नहीं कर सकते हमारे यहाँ काम करने पे। फोर्सिंग एनीवन नॉट टू वोट और टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। इलेक्शंस के समय पे किसी कैंडिडेट को वोट ना करने या वोट करने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते। यूज ऑफ फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC और ST। किसी भी SC या ST औरत पर हम अत्याचार नहीं कर सकते, उनके साथ किसी तरह का फोर्स नहीं यूज कर सकते। causing destruction of a building which is ordinarily used as a place of worship or human dwelling। किसी भी ऐसी बिल्डिंग को तबाह नहीं कर सकते जो प्लेस ऑफ वर्शिप हो, यानी पूजा का जगह हो, और ह्यूमन ड्वेलिंग जहाँ पे कोई बंदे रह रहे हो, इंसान रह रहे हो वहाँ पे। तो अगर कोई भी मेंबर गिल्टी पाया जाता है इन ऑफेंसेस के तहत तो उसको हमारा कानून सजा देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से एफर्ट्स किए हैं हमारी सोसाइटी के हर सेक्शंस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्राइन्स प्रोहिबिशन एक्ट इन 1993।
ये एक स्पेशल कानून बनाया गया था। ये इस मामले में एक बहुत बड़ी डायरेक्शन था। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको आगे भी लिखा गया है। दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स। अब इसमें क्या कहा गया है, आपने देखा होगा कि रेलवेज में खासकर ये दिखता था। ये क्या होता था, रेलवेज में जब हम टॉयलेट यूज करते हैं तो जो टॉयलेट होती है वो नीचे ट्रैक्स पे गिर जाती है चलती हुई ट्रेन में। तो रेलवे के बहुत से मेंबर्स को जो है बंदों को उसको साफ करना पड़ता था, ट्रैक्स पे से उठा के उसको साफ करना पड़ता था, ऐसा उनको मतलब मजबूर किया जाता था। लेकिन अब मैनुअल स्कैवेंजिंग को और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स को अब बंद कर दिया गया है। अब कोई भी मेंबर चाहे तो ट्रैक्स पे से इस तरह की मतलब जो गिरी हुई है वहां पे उसको उठाने से मना कर सकता है। सफाई कर्मचारियों ने एक PIL फाइल की थी 2003 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रेलवे से बैन करवाने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ थी, उनके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी। ठीक है, तो क्योंकि रेलवे वर्कर्स को उस पोटी को साफ करना पड़ता था जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर गिरी होती थी, तो उन वर्कर्स ने इसके खिलाफ, उन सफाई कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आगे देखिए डू यू नो क्या होता है। डू यू नो में अ मैनुअल स्कैवेंजर इज अ पर्सन हु रिमूव्स ह्यूमन वेस्ट और एक्सक्रीटा फ्रॉम यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स और बास्केट्स फ्रॉम ड्राई लैट्रीन्स। मैनुअल स्कैवेंजर वो होता है जो ह्यूमन वेस्ट को ड्राई लैट्रीन वो होती हैं जो ह्यूमन वेस्ट को इकट्ठा करती रहती हैं, जब भी कोई जाता है वहाँ पे तो उसको इकट्ठा करती रहती हैं और सफाई कर्मचारी को वो सारी साफ करनी पड़ती है वहाँ से झाड़ू की हेल्प से, प्लेट की हेल्प से, और उसको अपने सिर पे उठा के और डिस्पोजल ग्राउंड तक लेके जाना पड़ता है कुछ दूरी तक। ये जो लो पेड जॉब है ये दलित औरतों से करवाई जाती थी। ठीक है, और उनको इन कंडीशंस की वजह से बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स का सामना करना पड़ा है, जैसे उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता था, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता था, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती थी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन आज भी ये सिस्टम इंडिया के कुछ हिस्सों में हो रहा है, आज भी लैट्रीन साफ करवाई जाती है इंडिया के कुछ हिस्सों में इन लोगों से। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं।